हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा आईएएस। आज का जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम कंपनी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला था। ये जो लेक्चर है यूपीएससी सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, और आज हम उसी कंपनी रूल को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें और भी कई सारे एक्ट्स हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ गलतियां थी। उनको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लाया जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट: it exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity। देखिए, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अगर जो गवर्नर जनरल और काउंसिल कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में, अगर जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी एक्ट करते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उनके मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता था। Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court of their official acts। उसी तरह कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर जो वो भी कोई अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता। राइट। It excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court। इसके साथ साथ ये जो एक्ट था, इसने जो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ होते थे, रेवेन्यू मैटर्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया, उनको अलग रखा कि जो कंपनी के जो रेवेन्यू मैटर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं डिस्कस किया जा सकता, उनको नहीं ले जाया जा सकता। It provided that Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। देखिए, कैलकटा के जो इनहेबिटेंट्स थे, इस एक्ट के द्वारा कैलकटा के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो लोग थे, रहने वाले लोग थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन और जो पावर था वो सुप्रीम कोर्ट अपना एक्सरसाइज कर सकता था। कैलकटा के इनहेबिटेंट्स, लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना पावर और जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता था। ये इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दी गई। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड the court to administer the personal law of the defendant, that is Hindus were to be tried according to the Hindu law and Muslims were to be tried according to the Muhammadan law। इस एक्ट के माध्यम से जो हिंदू मैटर्स होते थे, राइट, जो हिंदू मैटर्स थे उनको हिंदू लॉज के अनुसार एडमिनिस्टर किया जाता, और जो मुस्लिम मैटर्स थे उनको मुहम्मदान लॉ के अनुसार एडमिनिस्टर किया जाता। राइट। It laid down that the appeals from the provincial court could be taken to governor generals in council। इसने इस एक्ट के माध्यम से जो प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील्स थी उनको गवर्नर जनरल्स इन काउंसिल में ले जाया जा सकता था। ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील्स होंगी वो कहाँ जाएंगी? गवर्नर जनरल्स इन काउंसिल के पास जाएंगी, ना कि to the Supreme Court। It empowered the Governor General in Council to frame regulations for the provincial courts and council। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को एम्पावर किया, ये पावर दी कि वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये पावर दी
कि प्रोविंशियल कोर्ट्स के जो रेगुलेशंस होंगे और जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो वो गवर्नर जनरल काउंसिल फ्रेम कर सकती है, बना सकती है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इनके जो फीचर्स हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के जो फीचर्स हैं उसमें से पहला है, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको डिस्टिंग्विश किया गया, उनको अलग किया गया। इट अलाउड द कोर्ट of directors to manage commercial affairs but created new body called board of control to manage political affairs। इस एक्ट ने अलाउ किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करते। दस इट इस्टेब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो इस तरह से एक डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो इस्टेब्लिश हो जाता है। It empowered the board of control to supervise and direct all the operations of the civil and military operations। इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी कि जो कंपनी की सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे उनको वो सुपरवाइज और डायरेक्ट करेगा। एक्ट ऑफ 1786, in 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए 1786 ईस्वी में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसने टू डिमांड्स रखी इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। नंबर 1, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ इट्स काउंसिल। उसको एक ओवरराइडिंग पावर दी जाए, ठीक है, शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ इट्स काउंसिल। उसको ओवरराइडिंग पावर दी जाए कि ताकि जो काउंसिल के द्वारा लिए गए डिसीजंस हैं उनको पलट सके। और जो दूसरी डिमांड थी, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, उसको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनैक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। तो इन दोनों प्रोविजंस को, इन दोनों जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 को पास किया जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, it extended the overriding power to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governors of presidencies। इस एक्ट के द्वारा देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ओवरराइडिंग पावर दी गई थी, इस एक्ट के द्वारा सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल टू ऑल गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को ये ओवरराइडिंग पावर दे दी जाती है, एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंड कर दी जाती है। इट गेव द गवर्नर जनरल more powers and control over the government of the subordinate presidencies of Bombay and Madras। मद्रास और बॉम्बे की जो ये दो प्रेसिडेंसीज थी, इनकी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल को और अधिक पावर दे दी जाती है कि ताकि ये जो गवर्नमेंट्स हैं बॉम्बे और मद्रास की, इनको वो कंट्रोल कर सके। It extended the trade monopoly of the company in India for another period of 20 years। इस एक्ट ने कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए और वो बढ़ा देता है, राइट। ये एक्ट जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। It provided that commander in chief was not to be a member of गवर्नर जनरल्स काउंसिल। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल्स की काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका मेंबर नहीं होगा जब तक उसे अपॉइंट ना किया जाए, अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। इट लेड डाउन दैट मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर henceforth to be paid out of the Indian revenues। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होंगे और जो स्टाफ होगा
उनका जो पेमेंट होगा वो इंडियन रेवेन्यू से किया जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इट abolished द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, that is that that is the Indian trade was thrown open to all British merchants। इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, राइट। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे अबॉलिश कर दिया जाता है, और जो इंडियन ट्रेड था वो सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दिया जाता है कि वो भी इंडिया आकर अब वो ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी, लेकिन कंपनी की जो मोनोपोली थी वो टी के व्यापार में अभी भी उनके पास थी। टी के व्यापार के लिए वो मोनोपोली अभी भी उनके पास थी, और जो उनका चीन के साथ व्यापार होता था उसके लिए भी उनके पास मोनोपोली थी। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी उन पर ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। इसके साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको भी अलाउ किया जाता है कि वो इंडिया में आएँ और वो क्रिश्चियन फेथ को फैलाएं और लोगों को एनलाइटन करें। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। और जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ पर वो वेस्टर्न एजुकेशन को भी फैला सकते हैं। इट ऑथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। और लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई, ये अथॉरिटी दी गई कि ये लोगों पर टैक्सेस भी इम्पोज कर सकते हैं, राइट। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। अगर जो कोई टैक्स नहीं पे करता है तो उसको उसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दिस एक्ट वॉज फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इन इंडिया। नंबर 1, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए इस एक्ट ने जो गवर्नर जनरल ऑफ पहले बंगाल हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था पहले, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, उसे मिलिट्री और सिविल पावर्स भी दे दी गई। तो दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द entire territorial area possessed by British India। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो इस तरह से एक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर्स। इट देखिए इस एक्ट ने 1833 ने जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने की जो शक्तियाँ थी वो ले ली जाती हैं। डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव विशेष लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई फॉर द एंटायर इंडिया, पूरे भारत के लिए। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेयर कॉल्ड रेगुलेशन। जो लॉज प्रीवियस एक्ट के अंदर बनाए गए थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था, रेगुलेशंस कहा जाता था, जबकि जो लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वेयर कॉल्ड एज एक्ट। जो लॉज इस एक्ट के अंदर बनाए गए 1833 उन्हें एक्ट कहा जाने लगा। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। देखिए जो कंपनी थी पहले एज अ कमर्शियल बॉडी थी, ठीक है, उसको अब ये पूरी तरह से इस एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। पहले जो कंपनी थी वो एज अ कमर्शियल बॉडी काम कर रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इट प्रोवाइडेड दैट कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स।
The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that Indian should not be debarred from holding any place, office और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। देखिए, इस एक्ट के माध्यम से एक ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास हुआ, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जा सके, और जो इंडियंस हैं वो भी कंपनी के अंदर वो काम कर सकें, राइट, उनको भी जॉब मिल सके। लेकिन ये जो प्रोविज़न था वो निगेटेड आफ्टर द अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन ये जो प्रोविज़न था ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस को भी जॉब दी जाए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।